नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, उसकी तरह आपके साथ बातें खुल्लम खुल्ला करेंगे और वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताता। मुद्दा नेपाल है और नेपाल से जुड़ा है भारत का हित, इसलिए यह हमारे लिए इस वक्त बहुत अहम मुद्दा है। और नेपाल में अब आगे क्या होगा, कौन सरकार बनाएगा? राष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया, राष्ट्रपति भवन जला डाला, पीएम आवास जला डाला, सुप्रीम कोर्ट जला डाला वहां आंदोलनकारियों ने। तो अब वो आगे क्या चाहते हैं और नेपाल आगे किस राह बढ़ रहा है, इसकी बात हम लोग करेंगे। बहुत चर्चाएं कि आज रात तक हो सकता है या तो सेना अपने हाथ में कमान ले ले, या सेना के समर्थन से कुछ वहां ऐसे एलिमेंट जो सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को, जैसे एक मेयर हैं, एक पार्टी के एक और नेता हैं, ये कोई मिलकर कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था दे सकते हैं क्या? नेपाल से क्या खबरें आ रही हैं वो हम आपको बताएंगे। और दूसरा आज हमारा मुद्दा होगा, अपने इर्द गिर्द पूरे अपने देश के सारे पड़ोस को देख लीजिए आप, कौन सा देश शांति से जी रहा है इस वक्त? नेपाल आपके सामने है, बांग्लादेश पिछले साल होके चुका है, उससे पहले श्रीलंका, उससे पहले म्यांमार, इधर पाकिस्तान में आग लगी ही रहती है। पूरे दक्षिण एशिया के अंदर अगर एक मुल्क इस वक्त आप कह सकते हैं कि शांति से, स्थिरता से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, वो भारत है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्या हमारे यहाँ ऐसे प्रयास नहीं हुए? और कहीं भी हमारे आस पड़ोस में या दुनिया में कहीं ऐसे आंदोलन होते हैं या अराजकता पैदा होती है, हमारे यहाँ कुछ लोगों की बातें खिल जाती हैं, फिर नेताओं की, बड़ी बड़ी पार्टियों के। ये किसी भी देश में हो सकता है, लोग अहंकार छोड़ दें। किसके लिए कह रहे हैं भाई? और आप क्या चाहते हैं कि आपके यहाँ बांग्लादेश या काठमांडू बन जाए? इस ऐसे आग लगे हमारे सरकारी भवनों में, इच्छा क्या है? और फिर मैंने कहा क्यों हमें इससे सचेत रहना है, क्या वजह है कि हम बचे हुए हैं, और कौन सी ताकतें हमारे पीछे भी पड़ी हुई हैं, ये सारी बातें भी करेंगे। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मेरे जनरल एसबी अस्थाना साहब हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। जनरल साहब की एक जनरल साहब से नेपाल में बात हुई है, तो उनको कुछ वहाँ से जानकारियाँ मिली हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। और शांतनु जी गुप्ता जी हमारे साथ हैं। शांतनु जी बहुत स्वागत आपका। सर जनरल साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ मैं। आपने सारी तस्वीरें देख ली, सारा काठमांडू जला डाला है। इन बच्चे ही कहेंगे हम, तो जेन जी वाले हैं ये, तो बहुत छोटे हैं हमसे। अब आगे होगा क्या ये कोई नहीं जानता। क्या अच्छा, एक बड़ी खबर मुझे बताया जा रहा है आ रही है, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ के घर में भी आगजनी हो गई। एक और पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आगजनी, पूर्व पीएम की पत्नी राजलक्ष्मी की मौत हो गई है। इतनी बुरी तरह उनको इन आंदोलनकारियों ने पीटा कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की मौत हो गई। इनका नाम झालानाथ है, ये पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, और उनकी पत्नी का नाम है राजलक्ष्मी। इनके घर में भी आंदोलनकारी गए, मारपीट हुई इनके साथ भी, और उसमें इनकी पत्नी की मौत हो गई। ऐसे एक दूसरे प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, इनकी पार्टी के समर्थन से ही केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने हुए थे। इनके घर में भी लोग घुस गए, इनके साथ मारपीट हुई, खूनम खून हो गए ये। इनकी पत्नी नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर थी, विदेश मंत्री थी, उनके साथ मारपीट हुई है। ये सारी तस्वीरें वायरल हैं, आपने भी ये सब देखी होंगी। किसी के हाथ में नहीं है इस वक्त नेपाल। क्या सेना ही आएगी बचाने? सर देखिए, सेना को ही आना पड़ेगा। और अभी जिस हिसाब से बात चल रही है, जैसा कि मेरे को खबर मिली है, उस हिसाब से तो ये है कि एक रोष है सभी पॉलिटिशियंस पे, जितने भी ये यंग बच्चे हैं और जो भी प्रदर्शनकारी हैं, इन सब का ये मानना है कि सोशल मीडिया तो एक ट्रिगर था, लेकिन जो करप्शन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तकरीबन 7.5 लाख लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ा है। तकरीबन 70-80 हज़ार लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं। कुछ भी उनको ये लग रहा है कि ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस, इनके खुद के बच्चे जो हैं वो सब फॉरेन में पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो हिसाब से मारपीट हो रही है, वो ये दिखा रही है कि एक रोष है पॉलिटिशियंस के खिलाफ, सबके खिलाफ। हाँ, सबके सारे पॉलिटिशियंस, पार्टी कोई भी हो। सर इन्होंने अपने वित्त मंत्री को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा है। उस आदमी ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। पूर्व और जो विपक्ष में, विपक्ष के लीडर प्रचंड, उनके घर पे भी हमला हुआ। और देखिए, आप जो मैंने पहले भी रिपीट किया था इसको, 17 साल के शासन में 11 सरकारें बदली, पिछले 5 साल में 4 सरकारें बदली। तो अब हो क्या रहा है कि ये सारे के सारे, और बदलती क्या है, वो जो इनकी पार्टी का जो रिजल्ट आता है वो तो हंग पार्लियामेंट ही है। वो दोनों मिलजुल के फिर वो बना सारे फिर मिलके आज ये बन गया, आज वो बन गया, कल सो दूसरा बन गया, और उसके बाद में ये सारे के सारे जो हैं पैसे भी खा रहे हैं और करप्शन भी है। और इसने बहुत बड़ा रोल। मैं आपसे जो पूछ रहा था, आपको क्या रिपोर्ट मिली वहां से? आर्मी क्या फॉर्मल टेक ओवर करेगी नेपाल का? देखिए, जो भी मुझे मेरी जो भी बातचीत हुई है उससे ये लग रहा है कि आर्मी को एक मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि अगले कुछ समय में, मे बी 1-2 घंटे में, शायद आर्मी चीफ और कुछ और लोग
सिक्योरिटी फोर्सेज वाले, वो शायद कोई अनाउंसमेंट करें देश के नाम अच्छा, कि वेंडलाइजेशन जो भी ये हो रहा है, मारपीट हो रही है, उसको कम करने के लिए आर्मी चीफ में एड्रेस द नेशन। मे एड्रेस द नेशन। बट मैं इसमें मतलब 100% कोई भी कंफर्म नहीं है, लेकिन सब एडवाइस यही कर रहे हैं कि भाई उसी को करना पड़ेगा, अभी अदरवाइज कोई चारा है बच नहीं रहा। आपको एक तो ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसकी कुछ साख, कोई इज्जत बची हो, तो वो मे बी वो आर्मी है नेपाल में। दूसरा, कुछ एक फोर्स भी तो चाहिए ना, मतलब सड़कें आपको आजाद करानी पड़ेंगी। अभी तो प्रदर्शनकारियों के हाथ में है पूरा नेपाल। अब ये जो आर्मी चीफ है, कुछ नाम आपको मैं बता रहा हूं, अपने दिमाग में रखिएगा, या आने वाले कुछ घंटों में या 1-2 दिनों तक यही नाम आपको चर्चा में दिखाई देंगे। एक नाम जो कि आर्मी चीफ की बात हो रही है, इनका नाम है जनरल अशोक राज सिगदेल। 58 साल के हैं ये, जैसे जनरल साहब ने बताया। आज दिन में भी एक खबर आई थी कि इनसे मदद मांगी केपी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए। वो चाह रहे थे कि आर्मी फोर्स यूज करे इनके ऊपर। आर्मी ने इन आंदोलनकारियों के ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं किया। इनफैक्ट हमारे आंखों देखी बात मैं आपको बता रहा हूं, हमारे रिपोर्टर टी राघवन सर राष्ट्रपति भवन के बाहर थे, वहां ये आंदोलनकारी अंदर जाना चाह रहे थे, घंटों तक आर्मी ने रोके रखा इनको। और एक पल ऐसा आया कि आर्मी ने अपने आप बैरिकेड हटा लिए, जाने दिया उनको, और वो अंदर गए, उन्होंने लूटपाट की, आगजनी की। तो आर्मी ने कोई फोर्स यूज नहीं की है, इसलिए शायद आर्मी की बात ये लोग सुन लें। तो इनका नाम जनरल अशोक राज सिगदेल है। एक कैरेक्टर ये हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और दूसरे और सबसे बड़े कैरेक्टर, इनका नाम है बालेन शाह। असल नाम है बालेंद्र, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में प्रचलित हैं बालेन। ये काठमांडू के मेयर हैं, मात्र 34 साल का युवा आदमी है, रैपर है। और रैपर होते होते सोशल मीडिया प्रोफाइल इतनी बड़ी बन गई इनकी कि आज युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। टाइम मैगजीन ने इनको 2023 में टॉप 100 शख्सियतों में शुमार किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे संस्थानों ने इनको कवर किया हुआ है। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी, और ये सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते हैं तो वो ट्रेंड होता है और उस पर बहस हो जाती है। तो बेसिकली एक रोल मॉडल की तरह है। एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं नेपाल के अखबारों में कि बालेन कहाँ हो, बालेन आओ, टेक ओवर, ये आप युवाओं को नेतृत्व कीजिए। क्या ये अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? कुछ जो भी हो, इनका रोल एक बहुत बड़ा होने वाला है। ये 2 कैरेक्टर। एक तीसरा नाम मैं आपको और दे रहा हूं, ये तीसरा नाम है रवि लामछने। रवि लामछने पत्रकार थे, स्टिंग ऑपरेशन करके ये पॉपुलर हुए, और पूर्व प्रधानमंत्री जो अभी ओली, केपी शर्मा ओली गए, उनके धुर विरोधी भी माने जाते थे। एक सरकार में ये पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसके कई सांसद हैं, उन सब सांसदों ने आज इस्तीफा भी दे दिया। ये जेल में थे, इनके ऊपर मामला चल रहा था डुअल सिटीजनशिप का, कि अमेरिका के भी सिटीजन है और नेपाल के भी। होते होते मामला ये हुआ कि इनको जेल जाना पड़ा। आज प्रदर्शनकारियों ने इनको जेल से आज़ाद करा लिया सर, जेल से ही छुड़ा लिया इनको। इसका मतलब प्रदर्शनकारियों के बीच में ये भी लोकप्रिय है। तो ये बालेन, रवि लामछने और आर्मी चीफ, क्या यही अब कुछ नेपाल में जो करेंगे यही 3 लोग करेंगे? नहीं, मुझे लगता है ये लोग करेंगे, लेकिन करवाने वाला कौन है? बात ये नहीं है कि असंतोष था, भ्रष्टाचार था, बिल्कुल था। आपको देश में कोई देश, दुनिया में कोई देश, कोई समाज नहीं मिलेगा जहां असंतोष ना हो, बेरोजगारी ना हो, असमानता ना हो, लोगों में नाराज़गी ना हो, हताशा ना हो। आपके पास माचिस है, पेट्रोल है, उससे आग तो नहीं लग जाएगी। कोई हाथ चाहिए माचिस जला के पेट्रोल पे डालने के लिए, तो वो हाथ कौन है? कल बताया सवाल इस बात का है। अब बिल्कुल बड़ा अमेरिका इसके पीछे पूरा हम पैटर्न देख लीजिए। मैंने कल भी कहा था, ट्यूनीशिया से शुरू कीजिए, और अपने पड़ोस में जो है श्रीलंका, बांग्लादेश, और अब देखिए नेपाल में जो हो रहा है। सर ये जो बालेन है ना, इनकी यूएस एम्बेसडर से मुलाकात भी हुई पिछले साल, ये अब रिपोर्ट हो रहा है। और मैंने जो कल बात कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि ये एससीओ का जो है वो असर है। एससीओ समिट जो हुआ, उसमें जो 3 लोगों की तस्वीरें दिखी, अमेरिका के लिए वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। तो ओली चीन की कठपुतली थे, और नेपाल में अगर अशांति होती है तो भारत के लिए समस्या होती है। ये कोशिश भारत में भी हुई, पहले जो है राफेल के नाम पर, नहीं चला, फिर एक फर्जी किसान आंदोलन के नाम पर, याद कीजिए 26 जनवरी लाल किले में जो हुआ। अगर उस दिन दिल्ली पुलिस ने गोली चला दी होती तो वही होता जो आज काठमांडू में हो रहा है। तो ये ऐसा, उसके बाद सीए के आंदोलन पर देखिए, तो ये लगातार, यही तो लीडरशिप का फर्क है ना। बड़ी अच्छी बात आपने याद दिला दी। लाल किले पर चल रहे थे लोग, झंडा बदल दिया, आईटीओ पे ट्रैक्टर चल रहे थे,
ट्रैक्टर की रेस हो रही थी, स्टंट हो रहे थे, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कह रही थी। दिल्ली पुलिस की जान के आफत आ गई थी। दिल्ली पुलिस को लोग हमला उनके ऊपर कर रहे थे। पुलिस मार ने खाई, पुलिस ने गोली तो छोड़िए, डंडा भी नहीं हाँ, चलाया। हाँ। ये यहां आदेश था हाँ। इस आंदोलन को, जो भी इसका स्वरूप है, अपने आप ढल जाने दो, हाँ। हम फोर्स यूज नहीं करेंगे। केपी शर्मा ओली ने कल 19 लोग मार दिए। सारी कोशिश ये थी कि किसी तरह से पुलिस गोली चला दे। और वो गोली चल गई होती, एक भी गोली चलती पुलिस की, जब तो उसका बड़ा भयावह प्रोवोकेशन था सर। पूरा प्रोवोकेशन, लाल किले पे झंडा लगा देना। हाँ, झंडा लगा देना। और जिस तरह से उन्होंने रास्तों को, हाईवेज को फोर्टिफाई किया, जिस तरह से अब एक दिन में अगर 200, 300, 500 नए ट्रैक्टर आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसे ही आ जाते हैं? अभी इस पर डिटेल में बात करता हूं, लेकिन आपने कहा इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अभी आप कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें जो कुछ हो रहा है, अमेरिका के अलावा किसी का फायदा नहीं दिख रहा है। एक आपको इसका खबर और दूं, दिन में पता चला, हमारे रिपोर्टर ने बताया, वो काठमांडू में टी राघवन, उन्होंने नाम लिया कि एक एनजीओ है हामी नेपाल। हामी नेपाल ने कॉल दी थी प्रदर्शन की। हामी नेपाल को फंडिंग यूएस से भी होती है, कई सोर्सेस से होती है। एनजीओ है तो फंड से ही चलते हैं, उसमें यूएन की एक सरकारी बॉडी भी उसको फंड देती है। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि वो एक क्रिश्चियन बॉडी है, क्रिश्चियन मिशनरी बॉडी है। तो ये तार जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ते हुए जो हैं वो और कई सालों से जो है अमेरिकी एजेंसियां, एनजीओज लगे हुए हैं नेपाल में धर्म परिवर्तन कराने में। निशाना चाइना है इस बार। चाइना इंडिया दोनों है इस बार, दोनों। क्योंकि केवल केपी शर्मा ओली का मामला होता तो कहते चाइना है। ये जो हो रहा है ये आंदोलन नहीं है, अराजकता है। भाई आपने विरोध किस नाम पे शुरू किया कि सोशल मीडिया एप्स जो है उन पर बैन लगा दिया, बैन हट गया जी। फिर आपने मांग की कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाए, हो गया। उसके बाद संसद में आग लगाई, राष्ट्रपति भवन में आग लगाई। आप ही की संसद है और आप चुन चुन के पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर जा रहे हैं। वो उनका क्या स्टेक है? एक खबर आपको और देता हूं, नेपाल में जो आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुआ, इसके बाद काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने अब एक और अपील जारी की है और उन्होंने कहा है कि नेपाल आपके हाथों में है और नेपाल के लोग इस देश को बनाएंगे। अब नुकसान चाहे जितना भी हो, नेपाल के लोग हमारे ही होंगे, इसलिए आप वापस घर जाओ। ये पोस्ट बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर किया। वो कह रहे हैं, पहले इनका समर्थन था इस आंदोलन को, अब वो आंदोलन निकल गया सबके हाथ से। अब ये अपील कर रहे हैं कि आप जो चाह रहे थे वो हो गया, अब अपने घर जाइए। अब नेपाल को नए सिरे से बनाने का समय आ गया है। क्या ये इससे कोई और बड़ा रोल लेंगे? क्या इनकी बात प्रदर्शनकारी मानेंगे? अभी तक तो वो सड़कों पर हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। एक पोस्ट पर मेरी नजर पड़ी शांतनु जी आज, और डेटा है, अच्छा है, कि नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। इस बीच में दुनिया के कितने नेता बदल गए? 11 साल से देश में नरेंद्र जैसे मोदी अभी आपने बताया कि 4-4 साल में 5-5 प्रधानमंत्री बदल गए, 10-10 पिछले 10 साल में 9 प्रधानमंत्री बदल गए नेपाल में। मोदी जी के इस टेन्योर, इन 3 टेन्योर में मिला करके 11 साल में नेपाल के 9 प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के 5 प्रधानमंत्री, यूके के, इंग्लैंड के 6 प्राइम मिनिस्टर्स, जापान के 3 प्रधानमंत्री और अमेरिका के 4 राष्ट्रपति, श्रीलंका के 4 राष्ट्रपति, 2 फ्रेंच राष्ट्रपति इन 11 साल में बदले जा चुके हैं, अलग अलग वजहों से। फ्रांस के प्रधानमंत्रियों को भी जोड़िए, अभी इस्तीफा अभी हुआ एक है। और हमें और कुछ नहीं तो इस बात के लिए मतलब शुक्र बनाना चाहिए कि आप एक स्थिरता तो है हमारे। स्थिरता देखिए, कोई भी जब इकोनॉमिक स्फेयर में ऑपरेट करता है, कोई कंपनी आती है, उसकी कंटिन्यूटी प्लान में सबसे पहले होता है। किसी बड़ी कंपनी वो देखती है कि भूकंप ना आ जाए, ये ना हो जाए, उसमें देखती है पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है क्या। तो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी हम लोग ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हाँ ये तो ठीक है, सरकारें आती जाती हैं, फर्क क्या पड़ रहा है। बट पॉलिटिकल कंटिन्यूटी किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे सर ने कहा, मैं सर से थोड़ा सा इतर करूंगा, उतना ओवर सिंप्लीफाई ना करें कि करप्शन था और इसलिए लोगों का रोष था। वो तो ऐसा कौन सा देश है? अगर ऐसा होता तो अफ्रीका का तो देखा है हाल, मेरा जाना होता है कभी कभी, वहाँ तो रोज होना चाहिए आंदोलन। अभी 22 में चुनाव हुआ था, 60%, 62% वोटिंग हुई थी। अगर वोटिंग हुई थी 20% तो मैं मान लेता कि भाई आदमी एंगेज नहीं कर रहा। आपके 60%, 62% वोटिंग हुई है। आपके हिसाब से कौन है पीछे इसके? बिल्कुल साफ पता लग रहा है पैटर्न। अब तो देखिए, पहले तो पैटर्न और छुप के होता था, एक एक करके होता जा रहा है। श्रीलंका में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, एक नायक निकल के आता है। अभी उस नायक को आपने बता भी दिया, वो यूएस से मिले हैं, वो तो बिल्कुल पैटर्न है। नॉन स्टेट एक्टर, सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इन सबको कुछ अवार्ड। अभी थोड़ा यूनुस कौन सा पॉलिटिशियन है? कौन सी फॉलोइंग बांग्लादेश में उसकी? इनकी तो चलो फिर भी थोड़ी पब्लिक फॉलोइंग है। बांग्लादेश हमारे लिए एक लेसन है। मैं जनरल साहब से उसी मुद्दे पर आना चाह रहा था। सर, बांग्लादेश में बहुत से लोगों का ये कहना है कि हम वी वर कॉट ऑफ गार्ड,
कि अचानक ऐसी परिस्थिति बन गई कि सत्ता परिवर्तन हुआ, शेख हसीना को भागना पड़ा, और क्योंकि हमारे अच्छे संबंध थे उनसे तो हमें उन्हें शरण भी देनी पड़ी। इस वजह से हम आज बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और वहां के पब्लिक के एक सेक्शन में हम लोग विलेन भी बने हुए हैं, जो शेख हसीना के विरोधी हैं उनकी नजर में, कि आपने इनको शरण क्यों दी है। अब वो जो इंटरिम गवर्नमेंट वहां आई वो कट्टरपंथियों की बन गई, वो हमसे बैर लिए हुए हैं। नेपाल इस टेस्ट केस को अगर नेपाल पे लागू करें तो हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? हमें इस वक्त इंटरफियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछला जो लेसन है, चाहे श्रीलंका का लेसन लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश का लेसन लीजिए, चाहे कहीं का भी लेसन लीजिए, हमें इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि पहले भी जितनी बार भी हमारा पुराना एक्सपीरियंस भी, जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस टाइम में भी वहाँ पे लोग नाराज़ हुए थे भारत के, जो भी कुछ भी भारत ने एक्शंस लिए। उससे पहले भी जब एक बार इसके टूरिज्म जो कानून बना था उनके यहाँ, उसके ऊपर आंदोलन हुआ था, उसमें भी यही कहानी आई थी सामने। तो भारत को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और भारत की बड़ी सिंपल लेड आउट पॉलिसी है कि हम किसी की इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करते, कोई हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर ना करे। ये पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक भारत का सवाल है, आपने अभी जो बात बताई उसी को मैं थोड़ा सा एम्प्लीफाई करूँगा। देखिए, ज्योग्राफी और भारत की जो स्टेबिलिटी है, वी आर दी ओनली आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड हमारे चारों तरफ अनस्टेबल कंट्रीज़ हैं सिवाय चाइना के, क्योंकि चाइना एक और स्टेबल कंट्री है, और चाइना जो है उसके साथ एक तरीके से हमारा कॉम्पिटिशन है। हाँ, तो वो कॉम्पिटिशन। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो सारे जगह एक ही मॉडल काम करता है। ये सारे कंट्रीज इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं कि हम कैसे चीन और भारत दोनों से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब जो है वो तीसरा मिल गया है, वो है अमेरिका। और अमेरिका की जो बातचीत कर रहे हैं, उसी में मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूंगा कि देखिए, अगर सामरिक तौर पे देखें, अगर नेपाल मुसीबत में आता है और नेपाल गड़बड़ा जाता है तो फ़र्क चीन को पड़ता है, क्योंकि ओली की सरकार थी जो चीन के पक्ष में थी, और भारत को पड़ता है क्योंकि भारत के ओपन बॉर्डर, और ओपन बॉर्डर में हमारी सिक्योरिटी को फ़र्क पड़ता है। और लोग जो हैं, अगर ज़्यादा वहाँ पर प्रदर्शन भड़कते हैं, मुसीबत होती है, लोग भारत में ही आएंगे और कहाँ जाएंगे। और जो हमारा ये ओपन बॉर्डर का जो एग्रीमेंट्स हैं, उसमें भी अभी हम थोड़ा सा मुसीबत में पड़ेंगे। ये भी खतरा है क्या कि अब जो इस आंदोलन से निकल के जो भी नेतृत्व आएगा, जो सरकार बनेगी, उनके बीच में या इन लोगों के बीच में कोई एंटी इंडिया सेंटिमेंट का बीज ना बोया जाए? हाँ, ये हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जैसे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंटरफियर ना करें, ताकि जो भी सरकार उभर के आए, जो चर्निंग हो रही है वहाँ पे, एक सोशल चर्निंग हो रही है, ये सोशल चर्निंग के बाद में कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जो भी निकलेगा वो एंटी इंडिया ना हो, ये हमें यकीन करना। मैं आपसे कह रहा था, लेकिन इंटरफियर न करें, इस पॉलिसी को एक कैविएट के साथ इस्तेमाल करना चाहिए कि जब तक हमारे हित को नुकसान ना हो। तो फिर आपसे पूछता हूँ, इंटरफेयर करने का मतलब क्या है? इंटरफेयर करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। इंटेलिजेंस का तरीका होता है, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस को अपने साथ मिलाने या समझाने की बात होती है, और अपनी ताकत दिखाने की भी बात होती है। हम क्या मदद कर सकते हैं, इसकी भी बात, डेवलपमेंट में आपके कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसकी भी बात होती है। तो ये मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी होती है, कोई एक काम करके नहीं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आर्मी भेज दीजिए, आप जो है नेपाल में अपनी आर्मी उतार दीजिए, एयरफोर्स उतार दीजिए, नहीं, वो नहीं हो सकता। लेकिन आप चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देख सकते। जो हो रहा होने दो, ऐसा भी। हाँ, जो हो रहा होने दो, उनका मामला है, वो जाने। वो आग बढ़ेगी तो हमारे घर तक आएगी। तो हमको अपने घर के बारे में तो जरूर सोचना है। ये तो आपके जैसे और अगर नेपाल में भुखमरी होगी, बेरोजगारी होगी, बदहाली होगी, तो उसका असर भारत पर आएगा ही। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन फिर हमारे ऐसे एसेट्स होने चाहिए ना सर, नेपाल में इंटरफेयर करने के लिए। जैसे दुनिया को बाद में पता चला कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जो इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ बने, ये तो अमेरिका के आदमी थे। तो ऐसे कोई हमारा आदमी भी होना चाहिए ना वहाँ। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, रहते ही है। ओके, लेकिन होगा कोई ना कोई, होगा, निश्चित रूप से होगा। अब वो कितना प्रभावी है, ये अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत जो है चुपचाप बैठा हुआ है कि नेपाल में जो हो रहा है होने दीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं। नेपाल की गतिविधियों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है भारत, कोई भी सरकार रही हो। सवाल यह है कि उसका इस्तेमाल कैसे होता है और कौन लोग करते हैं। वो भारत के पक्ष की बात सोचते हैं या फिर
जो ताकतें भारत के विरोध में लगी हुई हैं उनकी तरफ से सोचते अरे मैं आपसे ब्रेक से प्रोग्राम से पहले भी पूछ रहा था, यहाँ बात कर लेते हैं, राजा गायब है, राजा ज्ञानेंद्र गायब है 2 दिन से, देश जल रहा है, तख्ता पलट हो गया। केपी शर्मा ओली कल हो सकता है चैन से सोए हो रात को कि चलो पंडा खत्म हो जाएगा, शाम आज दोपहर होते होते सत्ता गई, और राजा साहब बिल्कुल बेफिक्र है। कहाँ, क्यों नहीं वो आदमी एक्टिव है? नहीं बोले क्या मतलब, उनको पहले ये पता होना चाहिए कि उनका समर्थन कितना है। कोई भी, अब जैसे आप ये जो मेयर की बात कर रहे हैं, अगर इनसे सिंपैथी थी, बहुत पॉपुलर है, तो रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ये तो समर्थन कर रहे थे ना आंदोलन का। समर्थन कर रहे थे तो भाई अगर ये रोकने की, आगजनी को रोकते, मैं ये आंदोलन रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो अराजकता हो रही है, आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, इसको रोकने की कोशिश उन्होंने करते। 2 अपील जारी किए, देखते हैं इसका क्या असर होता है। बहुत अपील लेट कोई करिए। मतलब नहीं ये है। तो ऐसा है दिखाने के लिए कि देखो मैंने तो कहा था। तो अभी राजा हाथ नहीं जलाना चाहेंगे। नहीं, क्योंकि उनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है ओके। और मूड का अंदाजा नहीं है पब्लिक का कि उनका साथ देगी कि नहीं देगी। और कल आप ये कह रहे थे कि राजा अगर ताकतवर हो जाए तो हमारे लिए ठीक ही होगा। हमारे लिए अभी की स्थिति से बेहतर हो। ओके। अभी इसी में मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि देखिए, जहाँ तक मेरे को जो जहाँ तक खबर है कि राजा का इतना सपोर्ट नहीं है, और उसे पता है कि उसका इतना सपोर्ट नहीं है, तो वो इस चीज़ से पार नहीं पा पाएगा। उसको ये पता है कि मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा, और इसलिए मैं हाथ और राजा सौरभ पॉलिटिकली एक्टिव होना शुरू भी हुए थे। अभी 8-9 महीने पहले उन्होंने रैली निकाली और उसमें फिर वो घर debate बैठ हमारे यहाँ भारत टिम्स ने आई कि उसमें योगी आदित्यनाथ के पोस्टर चले। 2008 से पहले तो एक अकेला हिंदू नेशन था वो। तो हाँ, जैसा प्रदीप जी ने कहा, वो अपना चेक कर रहा है कि भाई मेरा कितना बेस है, अगर मैं सड़कों पे आया तो मेरे लोग उतने सड़कों पे आएंगे क्या, या कहीं इनके नेताओं की तरह मेरे घर पर ना आ जाए लोग। हाँ, नहीं, विरोध हो जाए, विरोध हो जाए, फिर तो जो भी बनना है वो भी खत्म हो जाए। सर अभी जरा इंडिया की बात, जो आपसे कह रहा था, दुनिया, आपका पड़ोस जले, हमें पड़ोस की चिंता होनी चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा ना हो इसकी फिक्र होनी चाहिए, लेकिन पड़ोस जले और आप ये बताएं कि घर भी जल सकता है, ये क्या सोच है? नहीं, घर जल सकता नहीं, घर जलना चाहिए। बांग्लादेश को याद कीजिए, नहीं वही सेम, बांग्लादेश के समय कहा गया था कि भारत में भी होना चाहिए। वो रिपीट हो गया सर। वो अब संजय राउत कह रहे हैं, ये शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं। नेपाल टुडे, एक पत्रकार की पोस्ट को उन्होंने कोट करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, नेपाल टुडे, ये स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और टैग किया हुआ बीजेपी फॉर इंडिया और नरेंद्र मोदी को। यही वो ये भूल रहे हैं कि अगर ये होगा तो उनके घर में भी घुसेंगे लोग। सबसे पहले नहीं, लेकिन उसमें मैं सर एक दो मेरे पास ये सैंपल है सर, बिल्कुल बता रहा हूँ। या मैंने संजय राउत का आपको बताया, एक मेरे को आईपी सिंह का नाम के नेता है शायद समाजवादी पार्टी के, इनकी पोस्ट मिली, नेपाल में वहाँ के प्रधानमंत्री के आवास को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया, मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, मगर ऐसे हालत में भारत को नेपाल की रक्षा हो, ऐसा इन्होंने लिखा है। फिर हैशटैग, पड़ोसी के घर में आग लगी है तो अपना घर दूर थोड़े है। अब ये इच्छा है, इच्छा ही है, ये क्या है? इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये वैसे याद आता ना कि अगर मेरे पास खिलौना नहीं है तो इसका भी तोड़ दो, मेरे पास तो सत्ता है नहीं, इसके हाथ में क्यों है? ये इसके हाथ से भी हमने सत्ता इस प्रोग्राम में कई बार बात की है, बांग्लादेश का मॉडल यहाँ चलाना, या कोई भी देश में जहां पर ऐसा हुआ हो, यहाँ कराने की इच्छा तो बहुत लोगों की है। और ट्राई करा है, पूरा नाम दिया ना, सीए से लेकर राफेल से आप लेकर नरेंद्र किसान मोदी को आंदोलन में पसंद try करो किया। ना करो अलग बात है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने दम पर जीत के आए हैं, एक साइजेबल वोट मिला है तभी देश के प्रधानमंत्री बने, तो जनता में एक सेक्शन में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, कुछ विरोध भी है उनका, लेकिन वो आदमी इन सब के बीच में से आपको लेकर क्या आगे बढ़ रहा है। नहीं तो ये मोमेंट अभी आपने जैसे बताया, हमारे यहाँ तो कई बार ऐसे मोमेंट लगभग क्रिएट हो ही गए थे। और ये स्थिति बनाई है तभी हम फ्रेजाइल 5 से 4थे नंबर की इकॉनमी दुनिया की बने। अगर यही सब हो रहा होता, अराजकता होती, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती, तो पता नहीं फ्रेजाइल 5 में ही रहते या उससे नीचे चले जाते। सर लेकिन जो राहुल गांधी ने प्रयास किया, अब जो कर रहे हैं वो ये तो बांग्लादेश रिपीट है बिल्कुल। बांग्लादेश में ऐसे ही शुरू हुआ था कि चुनाव के नतीजों को बिल्कुल आप उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो, लेजिटिमेसी खत्म कर दो कि ये जो है सही मायने में जनादेश नहीं है, तो वही कोशिश हो रहा है हमारे यहाँ भी। लेकिन आप देखिए 13 दिन या 16 दिन वो तो खबर ही खत्म हो गई, आपने डिबेट करनी बंद कर दी, सोचिए, मतलब वो टॉपिक ही नहीं है, आप तो सर करते थे अभी 10 दिन कोई असर तो जमीन पर दिखाई दिया नहीं। बिहार में भी, आज भी आए थे एक बिहार के पत्रकार, कह रहे थे कि कोई बात ही नहीं है वहां, कोई चर्चा ही नहीं होती। एक खबर और आ रही है, नेपाल के आंदोलनकारियों का गुस्सा अभी भी नहीं थमा है। कुछ देर पहले इन प्रदर्शनकारियों ने बीरगंज महानगर पालिका के मेयर
राजेश मन का घर और नेपाली कांग्रेस के नेता अनिल रुंगटा का घर जला दिया। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। घर के अंदर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। सारा सामान जलकर राख हो गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने इन घरों पर हमला बोला और फिर अंदर जाकर के आग लगा दी। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया, राष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया। फिर ये क्या हो रहा है इस वक्त नेपाल में? कोई है इसको रोकने वाला? इसलिए हम जनरल साहब से आज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। वो बता रहे थे कि सेना को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपने जो अभी आपने मेरे को कई सारे मैसेजेस पढ़ के बताए थे ना, उन सब के लिए मेरा एक जवाब है। अगर आपकी सेना रिस्पॉन्सिबल है, डेमोक्रेटिकली अलाइंड है, वो ये सब रोक सकती है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में। तो ये जो वो हम जो भी जिस किसी के भी दिमाग में है कि आज वहाँ तो कल यहाँ हो सकता है, वो यहाँ होगा नहीं कभी। यहाँ वो नहीं हो सकता, पहली बात। और दूसरी चीज आप ये जो है- कह रहे थे वो खबर आ गई। नेपाल के सेना अध्यक्ष थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर है। नेपाल के सेना अध्यक्ष हैं जनरल अशोक राज सिग्देल। ये अभी थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे। कॉफी पर कुरुक्षेत्र प्रोग्राम में से 25 मिनट पहले जनरल एसबी अस्थाना यही बात कह रहे थे कि वो शायद एड्रेस कर सकते हैं। और एक यही व्यक्ति हैं जिनकी अपील पर शायद ये लोग घर चले जाए। उस पे और इन्होंने ही, मुझे जहाँ तक मेरा अपना मानना है, इन्होंने ही उसको बोला होगा जो इन्फ्लुएंसर है जिनकी आप बात कर रहे थे, हाँ, उसको भी बोला होगा कि आप भी इस अपील जारी करो। हाँ, भेजिए ऐसा मैसेज। और नॉर्मली इस तरह की चीजें पहले से अलाइंड होती हैं। कौन इसकी सीक्वेंस होती है, पहले ये होगा, आगजनी होगी, इस तरह पे पहुंच जाएगा तो हम 3 ट्वीट करेंगे, फिर हम संबोधन देंगे, तुम वो बन जाना। लेकिन मैं सर आपकी सर की बात पे एक बात कहना चाह रहा था। आपने कहा कि जिनकी ये इच्छा है कि यहाँ पर ऐसी अराजकता हो जाए तो यहाँ सेना सब सॉर्ट आउट कर देगी। सर मैं तो कहता हूँ वो नौबत ही नहीं आई कभी, वो आनी भी नहीं चाहिए। इतनी मैच्योरिटी से हम ये लोगों ने डील करा है अभी तक। यस, आपकी लीडरशिप में इतनी मैच्योरिटी हो कि आप ऐसे मोर्चों को कैसे टैकल करना है वैसे करें। और ये हमने दिखाया। वो जो फर्जी किसान आंदोलन था, सीए के खिलाफ आंदोलन था, उसके अलावा जहाँ जहाँ जिस तरह की कोशिश हुई, मणिपुर भी हैंडल कर रहे हैं और आखिर तसल्ली जो से है, कर रहे हैं। सर ये सोचिए तो ये तो मोदी सरकार के लिए लैंडमाइंस बिछी हुई थी। बिल्कुल नहीं? अब भी एक गलत पैर और बुम। हाँ अभी भी है ऐसा? हाँ, अभी भी है। अच्छा। और कोशिश लगातार बढ़ती जा रही है सैम चाचा कि ही कर ऐसा रहे हैं? कुछ हो है। सैम चाचा ही कर रहे हैं। नहीं, सैम चाचा के तमाम ऐसे एजेंट्स हैं। भतीजे हैं। अरे भाई, जॉर्ज सोरोस खुलेआम बोल रहा है कि मैंने 1000 करोड़ रुपया जो है भारत में सत्ता बदलने के लिए रखा हुआ है। उसने बोला आई विल किल द थॉट ऑफ नेशनलिज्म। चुनाव से पहले मैं राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करना और चाहता हूं। दूसरी चीज आपको, अगर आपको याद हो, कल भी मैंने ये बोला था कि ये एक नई स्ट्रेटजी बन गई है कि इसे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर कहते हैं, क्रिएटिंग सोशल अनरेस्ट इन द टारगेट कंट्री, एंड वी आर अ टारगेट कंट्री। बिकॉज अगर आप देखिए अमेरिका का जो अभी आज का नारा ये है, चीन आज हमारे लिए खतरा है, भारत कल हमारे लिए खतरा हो सकता है। ये किसका नारा? अमेरिका। मतलब चैलेंज हो सकता है, खतरा नहीं, चैलेंज बोलूंगा मैं। चीन आज चैलेंज है, भारत कल चैलेंज हो सकता है। तो जो गलती हमसे उनको चीन लग के रहा टाइम है में हो कि गई, आज ही हो रहा है। हाँ, तो उनको वही कर रहे हैं जिस वो तरह कि से जो ट्रम्प को गलती डील हमसे किया चीन गया। के संदर्भ में हो गई कि यूएसएसआर को हटाने के लिए हमने वो किया था, तो उसको हम नहीं रोक पाए और वो आगे निकल गया। इसको अभी रोक लो। आप मुझे बताइए कि आप सबसे ही सवाल है कि ऐसा क्या है आज भारत की लीडरशिप में, नरेंद्र मोदी की वर्किंग में, कि ये चैलेंजेस वो पार कर पाए? देखिए, हमने फॉरेन पॉलिसी में देखा कि किस तरह से हमने नॉन अलाइनमेंट से शिफ्ट कर दिया कि मैं आईटी यूट्यूब बनाऊंगा, मैं क्वाड बनाऊंगा, जहां मेरा हित सत्ता है मैं उस तरह से संबंध बनाऊंगा। मैं ऐसा नहीं मैं इसके अलाइन नहीं होऊंगा। मैं रशिया से तेल खरीद के यूरोप की असेंबलीज में जाके बोल भी दूंगा, भाई जितना तुम खरीदते हो उतना तो मैंने जितना तुम पूरे एक दिन में खरीदते हो उतना तो मैं महीने में नहीं खरीदता। ऐसा हमने आंखों से आंखें बात के बोला ही नहीं कभी। तो ये जो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप है, जिसका अपना हित, अपने परिवार का हित, जिसके अपने बच्चे ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ाने, अभी तो डील होती थी, भाई मेरे 4 बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, मेरे परिवार के 4 बच्चे हार्वर्ड में पढ़ेंगे, ये डीलिंग होती है। तो उस तरह से सरकारें बिल्कुल ऐसे सरकारें चली हैं, ऐसी सरकारें चली हैं। पता है, उदाहरण है कौन किसका बच्चा कहाँ पढ़ा, कैसे उसको एडमिशन मिला वहाँ पे, और अब बिल्कुल देश हित में चल रहा है। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन कैसे लिए? आपने देखा होगा जब यूपीए की सरकार खत्म हो रही थी, आखिरी के 3 साल कोई रक्षा की खरीदारी नहीं हुई। वो पास होता रहा, जब जैसे हम बोलते थे पॉलिसी इम्पास है। और अब हम खरीदारी भी कर रहे हैं, इंटरनल भी बना रहे हैं, हम नेट एक्सपोर्टर बन गए। तो ऐसा तो सरकार नहीं आई ना बहुत सालों। और जो 2 सबसे बड़े मुद्दे आपको इस नेपाल के आंदोलन में, शिकायतें जो इन आंदोलनकारियों की क्या है? ये सबसे बड़ी करप्शन, भ्रष्टाचार, दूसरा नेपोटिज्म, या सर अपने परिवारों को फायदा पहुंचाना, अपने परिवारों को, बच्चों को आगे बढ़ाना, देश की ना सोचना। अब यहाँ तो सरकार इसके खिलाफ मुहिम छेड़ करके ही जीत करके आ रही है।
तो नरेंद्र मोदी को कि वो क्या उनकी वर्क स्टाइल का वो एसेट है जो उनको इन चैलेंजेस से डील करने की किसी भी लीडर का सबसे बड़ा एसेट होता है उसकी पॉलिटिकल कैपिटल, और उसकी पॉलिटिकल कैपिटल बनती है जनता का भरोसा, कितना विश्वास है लोगों को। तो नरेंद्र मोदी के बारे में ये कोई परसेप्शन नहीं है आम जनता का कि वो गलती नहीं कर सकते, लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं होगी, ये भरोसा है, इसलिए ये ताकत है। प्रदीप जी, जब नोटबंदी हुई थी, मुझे लगता था किसी और देश में होती है तो पूरा दंगे हो जाते हैं वहाँ पे लोग। मतलब मेरे घर में शादी है, मेरे घर में शादी है, मैं अपने 2 लाख रुपए नहीं निकाल पा रहा हूँ, मेरे घर में कुछ कोई बीमार है, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी थे कि भाई उसका विश्वास है व्यक्ति ने सोच के करा होगा, उसने विवेक से करा होगा, उसे अपने लिए नहीं कुछ कमाना। तो इतने बड़े डिसीजन, जीएसटी, आप पूरे देश की टैक्स व्यवस्था चेंज कर दे रहे हो, ऐसा नहीं जीएसटी पे विचार नहीं हुआ, पिछले 20 साल से जीएसटी पे विचार चल रहा है। आपने जो लाइन कही वो एक्चुअली सोचने लायक है। आपने कहा कि देश को नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा नहीं लगता कि गलती नहीं कर सकते, लेकिन गलत नियत से कुछ नहीं करेंगे। और दूसरी एक चीज और है, सेल्फलेसनेस जिसे बोलते हैं ना, उसका एक उदाहरण है। अब आप देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बोल रहा है, हर चीज बोल रहा है दुनिया भर की, लेकिन उसको पता है कि उसकी जो खुद की फॉर्च्यून है वो बढ़ रही है, उसकी क्रिप्टो में उसके पैसे उठ रहे हैं, और वो हर पॉलिसी ऐसे घुमा रहा है। मैं हैदराबाद में इवेंट में गया था, उसने कहा वो ट्रम्प टावर बन रहा है, पुणे में एक इवेंट में गया था, वो ट्रम्प टावर बन रहा है, उनका पूरा उसने हर चीज ऐसे घुमा रखी है कि उसके सत्ता में लोग जो आए हैं वो सारे उसके दोस्त हैं, या दोस्त होगा या रिश्तेदार होगा या उसका चमचा होगा, इसके अलावा तो और किसी को प्राइज पोजीशन मिलेगी नहीं। तो सवाल ये है कि यहाँ पर एक लीडर, क्योंकि डेमोक्रेसी में 11 साल और अभी तीसरा टेन्योर आप समझ लीजिए 15 साल, और उसके बाद भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सवाल ये कि डेमोक्रेसी में इतना लंबा हो, शी जिनपिंग इतना लंबा रह गए बात अलग है, प्रेसिडेंट पुतिन लंबा रह गए वो बात अलग है, वो अलग किस्म की व्यवस्था है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर इतना लंबा एक आदमी के ऊपर इतना विश्वास, और यही नहीं, आप उसके पिछले वाले भी गिनिए, क्योंकि जब आप दो टेन्योर आपने चीफ मिनिस्टर के करे, तीसरा टेन्योर आपका चल रहा है प्राइम मिनिस्टर का, तो कितने हो गए, 20 और 5 22-23 साल हो गए ना, 2001 से 24 साल हो गए। तो 24 साल एक भरोसे को बरकरार रखना, ये मुझे नहीं लगता कि ये काफी बड़ा अजूबे वाली बात है, और ये तभी हो पाया है मेरे हिसाब से। मैं अगर सिंगल क्वालिटी मुझे देखना है, डेमोक्रेटिक कंट्री, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर देयर आर होल लॉट ऑफ चैलेंजेस, यू आर अ डेवलपिंग कंट्री, यू आर द पुअरेस्ट नेशन इन G20। कॉर्पोरेटर बनता है, उस पूरे घर रिश्तेदारों का आप देखिए लाइफस्टाइल बदल जाता है। 24 साल से जो आदमी सत्ता में है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसके परिवार के लोग कैसे रहते हैं देख लीजिए। तो ये लोगों को दिखता है ना, सामने से दिखता है। इसलिए भारत में कभी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका नहीं बनने पाएगा। तो ये बता दीजिए सर फिर जिन्होंने लिखा था। गलतफहमी नहीं, उन्हीं लोगों में से सलमान खुर्शीद ने कहा, जब बांग्लादेश हुआ, कुछ लोगों ने कहा यहाँ भी होना चाहिए, तो उन्होंने बड़े अफसोस से, मतलब ये अलग बात है, बड़े दुखी होकर कहा कि भारत में नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा देश है। यहाँ एक चीज़ एक मुद्दा जो नॉर्थ में उठेगा साउथ में नहीं चलेगा, साउथ में उठेगा वेस्ट में नहीं चलेगा, वेस्ट में जो उठेगा वो ईस्ट में नहीं चलेगा। तो भारत में ये नहीं हो सकता। दूसरा, कोई नेता तो होना चाहिए, चैलेंजर तो ऐसा होना चाहिए, चैलेंजर तो है, जिसकी पूरे देश में अपील हो। मैं कोई एडजेक्टिव नहीं जोड़ रहा, दूसरा वाक्य मैंने जोड़ा, जिसकी पूरे देश में अपील हो। चैलेंजर तो कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ। वो लौट आए, उन्होंने वोट भी डाला। छोटी सी बात कहूँ, हमारा जो चैलेंजर है उसके साथ वो एट्रीब्यूट है, वो वंशवादी है, वो करप्शन के चार्ज में अंदर है। वो भी अपने प्रयास में वो भी लगे हुए हैं। तब ये तो देश की जनता है, देश की जनता का विवेक है, और भारत की जनता तो बहुत विवेकशील है, और अभी तक जो सोचा है, और अब तो वो चलन भी चला गया ना कि थोड़ा इसको जिसको देती है पूरा देती है। तो अब देखिए, नेपाल पर आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इतना ही। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, जनरल अस्थाना बहुत धन्यवाद आपका, शांतनु जी बहुत धन्यवाद आपका।